नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि कैसे हम मतलब केमिकल खेती के क्या क्या कुछ दुष्परिणाम हैं और उनके कुछ सब्स्टिट्यूट, कुछ दूसरे बोला जाए कि दूसरे कौन से उपाय हो सकते हैं कि हम उसका मतलब हम केमिकल के बिना भी खेती कर पाएँ, और उस पर हम बात करेंगे। जैसे कि हम कैसे गोबर की खाद बनाने की विधि पे बात हो रही थी, तो उस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया कि हम एक ट्रॉली गोबर लेते हैं और उस गोबर को हम फैला के पहले 15 दिन 20 दिन के लिए सूखने के लिए दे देते हैं, मैक्सिमम आधे 1 फीट की ऊंचाई पे रख के, ताकि उसकी ऊंचाई आधे से 1 फीट ही होनी चाहिए। तो उसके पीछे भी कुछ कारण है कि क्यों हम उतनी ऊंचाई ही रखते हैं, क्यों नहीं हम उसकी ऊंचाई को और ऊपर रखते हैं, क्योंकि जल ताकि वो जल्दी से सूख जाए। और जब हम देखते हैं कि उसका मतलब वो सूख गया है और उससे मॉइस्चर खत्म हो रहा है, सूख चुका है पूरे अच्छे से, बीच में उसको हिलाते भी रहते हैं, बदलते पलटते भी रहते हैं, तो उसके बाद हम उस गोबर की खाद को एक एक जगह इकट्ठा करके उसको कोशिश करते हैं पिरामिड के स्ट्रक्चर में, मतलब बोला जाए कि जैसे उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है और कॉर्नर पर ऐसे जैसे घर की, पहले हम लोग घास फूस के घर की छावनी वगैरह करते थे, तो वो जो हम ऊपर पे ऐसे बनाते हैं ऐसा स्ट्रक्चर, आजकल लोग घरों में बड़े बड़े बिल्डिंगों में भी ऐसा स्ट्रक्चर लोग शो के लिए बनाते हैं, बहुत कुछ है। तो वो पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। तो वो पिरामिड स्ट्रक्चर, इस पिरामिड स्ट्रक्चर में इसको रखने के पीछे एक रीज़न होता है कि जैसे गोबर के अंदर मीथेन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। तो जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की हमारे खेत को बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन हमें नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत नहीं है, N2 की ज़रूरत नहीं है, हमें गैस फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें मीथेन नहीं चाहिए। अब तो अब हम कैसे इसको करते हैं, तो पिरामिड स्ट्रक्चर बनाने से क्या होता है कि उसके अंदर गोबर के अंदर जो भी गैस है, मीथेन गैस है, वो सारी गैस निकल जाती है, धीरे धीरे करके वो बाहर निकल जाती है। और जब वो गैस हमारी बाहर निकल जाती है तो आप ये देखिए कि उसके बाद ये प्रोसेस होने में लगभग 7 से 8 दिन की का समय लगेगा आपको। और 7 से 8 दिन बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर जब देख लेते हैं कि अब वो निकल गया, बीच बीच में क्या करते हैं, किसी फावड़े या डंडे की सहायता से उसके बगल वाले एरिया को हम लोग हल्का कुरेदते रहते हैं, ताकि जो आसपास और भी कुछ मॉइस्चर हो या कुछ भी हो वो निकल जाए। और जब वो गैस हो तो वो भी पूरा जब निकल चुका होता है, तो हम उसके ऊपर, अब हम कैसे उसके ऊपर डिकम्पोजर का प्रयोग करें। तो जैसा कि है कि आप एक डिकम्पोजर की लिक्विड होती है जो कि मेनली 3 तरह का कल्चर होता है। तो एक होता है नाइट्रोजन से रिलेटेड, एक फास्फोरस से रिलेटेड और एक पोटेशियम से रिलेटेड, इससे रिलेटेड। तो अब मैं उसकी मतलब बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रूल में नहीं जाना चाहता, तो उसको हम लोग जैसे कि के तत्व है NPK, को KSB कल्चर, तो P से PSB कल्चर, जैसे राइस आर उस पर मैं ज़्यादा नहीं जानता। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों का एक कल्चर, मतलब कल्चर मतलब होता है क्या कि वो कुछ जीवाणुओं की सहायता, कुछ ऐसे सहायक जीवाणु होते हैं जो उन गोबर को, उस अपशिष्ट को उस नाइट्रोजन NPK की प्रचुरता में बदल देते हैं। उस टाइप के सहायक जीवाणु होते हैं उस मतलब डिकम्पोजर में। अब हम क्या करते हैं कि उस डिकम्पोजर को, जो हम 30 ml का 20 रुपए में खरीदते हैं एक डिकम्पोजर, उस डिकम्पोजर का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो हम इसके लिए भाइयों बहनों एक 200 लीटर पानी, साफ पानी हम लोग एक ड्रम में लेते हैं, और उस ड्रम में हम लोग प्रत्येक 100 लीटर पे 1 किलो गुड़ उसमें मिला दें,
और 1 किलो मतलब 2 किलो गुड़ हमें लगेगा। 2 किलो गुड़ जब हम मिला लेते हैं तो अब देखिए कि अभी हम जो इसका उपयोग करने जा रहे हैं तो इसमें क्या करें, और बेटर हो कि हम उसमें 1 किलो बेसन भी डाल दें। और तो बेसन डालने का भी कुछ बेनिफिट होता है। कुछ किसान भाई और भी बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो गौमूत्र भी, मतलब 2 लीटर गौमूत्र भी उसमें डाल सकते हैं, 2-4 लीटर गौमूत्र। तो और उसके बाद हम उस डिकम्पोजर के लिक्विड को बिना हाथ से टच किए उसको किसी कटके की सहायता से उसको खोल के उसमें डाल देते हैं और उसको एक मिलाते हैं 10 बार आगे से 10 बार पीछे से, और उसको किसी ढक्कन से ढक देते हैं उस ड्रम को। और ये प्रक्रिया हम रोज जाके एक बार हिला डुला के फिर उसको रख देना है, मतलब उल्टा सीधा दोनों साइड हम घुमाते हैं, उसको रख देते हैं। 10 दिन तक ये प्रक्रिया जब चलती है तो आप देखेंगे कि वो पूरी तरह वो घोल तैयार हो जाता है। क्योंकि देखिए जब आप गुड़ मिलाते हैं तो उसको इतनी देर चलाइए जब तक कि वो क्रीम कलर या थोड़ा ब्राउनिश कलर, मतलब चूंकि गुड़ के अलग अलग कलर होते हैं तो उसका कलर जब तक ना आ जाए, पूरी तरह घुल ना जाए, तब तक हम चलाते हैं पहली बार। तो लेकिन जब हमारा वो 10 दिनों में वो मिक्सचर हमारा जो है वो तैयार हो जाता है सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन हमारा 200 लीटर सॉल्यूशन हमारा तैयार है। अब वो 200 लीटर सॉल्यूशन हमारे लिए लाइफ टाइम के लिए रेडी हो चुका है। अब ये भी बहुत बड़ी बात, ये 30 रुपए में पूरी जिंदगी के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया। तो ये क्या है कि अब वो जो 200 लीटर सॉल्यूशन है उसमें से हम क्या करते हैं कि अब ये जो गोबर का जो खाद है जो कि हमने पिरामिड स्ट्रक्चर में बना के रखा हुआ, वो सूख चुका है, उससे गैस भी निकल चुकी है, उसको अब है क्या कि थोड़ा सा मॉइस्चर देने के लिए हम उसके ऊपर पाइप से पहले पानी से उसको भिगो देते हैं एक बार। और उसके बाद ये जो हमारा डिकम्पोजर मिक्सचर है इसको भी पाइप की सहायता से उसके ऊपर एक बार स्प्रे पूरा कर देते हैं, पूरा भिगो देते हैं। और ये प्रक्रिया हम 10 दिन के अंतराल पर 3 बार 4 बार दोहराएंगे और उसके बाद उसको छोड़ देंगे लगभग 55 से 60-70 दिनों में तक। उसके बाद हम देखेंगे कि वो जो खाद है वो जीवाणुओं की प्रक्रिया के द्वारा वो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि उसके अंदर ना गंध रहेगी ना कुछ रहेगा, वो एकदम चाय पत्ती के दाने की तरह आपका खाद तैयार रहेगा। वो एकदम पूरी तरह चाय पत्ती के दाने में परिवर्तित हो चुका होगा। और उसको हम लोग कुछ और भी मतलब होते हैं, क्योंकि उसको हम इसलिए बेटर है कि हम उसको ढक के अगर रखें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि बाहरी कोई इन्फेक्शन उसके ऊपर ना हो, ये सब तो एक्चुअली तो उससे बचाने के लिए कोशिश किया जाए कि उसको ढक के किसी चीज़ से रखा जाए ताकि उसमें कुछ बाहरी इन्फेक्शन ना आए पतले चीज़ों से, और हवा का भी ये होता रहे। तो इस तरह हम जैविक खाद बना सकते हैं। और वो जो खाद हमारी तैयार होती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पूरी मात्रा में होता है, और उसका उपयोग करने से हम बहुत ज़्यादा लाभ पाते हैं। और उसको हम लोग मेनली सब्जी के पौधों पर उसका सबसे ज़्यादा हम लोग उपयोग करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि वेजिटेबल फार्मिंग आज के समय में अगर कोई किसान सब्जी की खेती नहीं करता है तो वो खेती में कभी फ़ायदा ढंग से नहीं कमा सकता। तो कुछ ना कुछ आपको अलग तो करना ही होगा अगर आपको किसी को प्रॉफिटेबल बनाना है। अगर हम किसी को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अलग करना होता है, कुछ ना कुछ मेहनत करना होता है, नई नई अच्छी अच्छी वैरायटी की सब्जियों को हम लगाएं। और इस तरह हम एक ढंग से बोला जाए कि हमने तैयार होता है। और वो जो लिक्विड है उस लिक्विड में भी अगर हम थोड़ा बेसन भी मिला दें और कुछ तांबा घर में टूटा फूटा होता है उसको उसमें डाल दें, और कुछ 4-5 तरह के तिलहन होते हैं, कुछ लिक्विड को ले लीजिए उस सॉल्यूशन में से, मान लिया 10 लीटर हमने निकाल लिया अलग एक जगह, 200 लीटर में से 10 लीटर एक जगह रख लिया, और उसमें हमने 10 लीटर में हमने 1 किलो बेसन डाल दिया, आधा किलो, 1 किलो नहीं 250 या आधा किलो बेसन डाल दिया। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा हमने गौमूत्र भी थोड़ा डाल दिया, और 1 बोतल 1 लीटर, और उसमें तांबा थोड़ा डाल दिया, थोड़ी कील वगैरह पड़ी रहती हैं लोहे तोहे की वो भी डाल दीजिए, और उसको छोड़ दीजिए, और 1-1.5 महीने तक उसको वैसे ढक के चलाते रहिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद उसको छान के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 5% सॉल्यूशन और 95%
पानी उसमें मिला के हम अगर पौधों पे स्प्रे करते हैं तो उससे होता है क्या कि हमारे पौधे बड़े मजबूत होते हैं और उसके बाद उनके फल की साइज़ भी बहुत बड़ी होती है और ज़्यादा फ्रूटिंग होती है और वो मतलब फूल झड़ते नहीं। तो ये भी एक बेनिफिट है। तो इस चीज़ का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इस तरह किसान भाइयों, आज हमारा दूसरा एपिसोड कि किस तरह हम गोबर के खाद, घर के अपशिष्ट से हम लोग एक जैविक खाद बना सकते हैं, ये खत्म हुआ। इसी के साथ नमस्कार।